सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विषय का भाग 3 राजनीतिक जीवन की का अध्याय 4 कानूनों की समझ का पहला प्रकरण क्या कानून सब पर लागू होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। अध्याय 4 कानूनों की समझ। आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा और मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। संभव है आप संपत्ति को खरीदने और बेचने के कानूनों को भी जानते हो। और अभी तक आप यह भी जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? देखो, हमने इससे पहले वाले पाठ में ये पढ़ा था कि कानून कहाँ बनाए जाते हैं। तो कानून संसद में बनते हैं और जो कानून वहाँ बनाए जाते हैं क्या वो सभी पर लागू होते हैं? और नए कानून किस तरह से अस्तित्व में आते हैं, यानी किस तरह से इनको बनाया जाता है? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? और नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें आज इस पाठ में मिलेगा। तो चलिए कानूनों को समझने की कोशिश करते हैं कि कानून क्या होते हैं। देखिए, यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र में कुछ महिलाएं हैं, वो आंदोलन कर रही हैं, है ना। क्यों कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, क्या कानून सब पर लागू होते हैं। तो इस स्थिति को पढ़ें और यहाँ एक स्थिति दी गई है और उस स्थिति को पढ़ेंगे और फिर कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। कैसे? देखो, एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई और इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। यानी अदालत के द्वारा उसे कितने साल की सज़ा मिली? 10 साल की। और अधिकारी ने क्या किया? अपने बेटे को भगा दिया। तो क्या आपको लगता है कि उस अधिकारी ने सही काम किया? नहीं, उस सरकारी अधिकारी ने गलत काम किया। दूसरा प्रश्न ये है, क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? तो नहीं, कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक या राजनीतिक रूप से ताकतवर होता है और अगर वो अपराध करता है तो उसे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए समान रूप से लागू होते हैं। कानून की नज़र में सभी समान हैं। देखो, इसी बात को हम आगे देखते हैं कि यह सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है। जैसा कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। इसीलिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। देखो, हमारा कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे। कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वह व्यक्ति सरकारी अधिकारी हो या कितना भी बड़ा कोई धनासेठ ही क्यों ना हो, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, क्योंकि हमारे देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है। अगर राष्ट्रपति से भी कोई अपराध होता है तो उसके लिए भी कानून समान है। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा होती है और सज़ा तक पहुंचने का भी एक तय प्रक्रिया है, और जिसमें व्यक्ति का अपराध सबसे पहले साबित किया जाता है। अगर अपराध साबित होता है फिर उसे सज़ा दी जाती है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा से ही होता था? तो नहीं, क्योंकि प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। स्थानीय मतलब उस स्थान के अलग अलग कानून, हर क्षेत्र में अलग अलग कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू भी होते थे और विभिन्न समुदाय क्या करते थे? इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सज़ा दी जाती थी। कैसे? जैसे मानो निचली माने जाने वाली जाति के अपराधी को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी
और जो उच्च जाति के माने जाते हैं उसी अपराध के लिए उसको शायद माफ़ भी कर दिया जाता था। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन भी खत्म होने लगा। देखो, हम बार बार पढ़ते हैं औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन। तो हमने ये पढ़ा है कि औपनिवेशिक शासन का मतलब है ब्रिटिश सरकार का शासन, अंग्रेजों का राज। तो उस समय क्या है, अंग्रेजों ने क्या कानून पर आधारित व्यवस्था अपनाई, भी कानून के आधार पर हम शासन करेंगे। और जैसे जैसे ये व्यवस्था परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर जो सजा देने का प्रचलन था वो ख़त्म हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ये मानते थे कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की, और इतिहासकारों में इस बात पर भी विवाद ही रहा है। और इस विवाद के कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था, यानी कि अंग्रेज अपनी मनमर्जी करते थे। और दूसरी वजह यह बताई कि ब्रिटिश भारत में, यानी अंग्रेजों के समय जो भारत था, उस समय कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की ही मिसाल था। देखो, ये 1870 का एक्ट क्या था, इससे ऐसा क्या कानून बनाया जिससे हमें ये लगा कि इसमें अंग्रेज हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो देखो, इसमें यह था कि अगर कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी सरकार का विरोध करता है, उसकी आलोचना करता है, उनकी नीतियों की बुराई करता है, तो उसे के खिलाफ बिना मुकदमा चलाए सीधे ही गिरफ्तार कर लिया जाता और जेल में डाल दिया जाता था। तो अगर इसे कहा राजद्रोह। तो देखो, आगे इसमें लिखा हुआ भी है कि इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत ही व्यापक थी, और इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता तो उसे बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो आगे देखो, यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, और ये चित्र है पंजाब के अमृतसर के पास जलियांवाला बाग हत्याकांड का। देखो, इसमें कितने आपको दिखेंगे, हजारों लाखों की संख्याओं में जो लोग हैं उनको मौत के घाट सुला दिया गया है, उतार दिया गया है। तो ये क्या घटना थी, इसे देख लेते हैं। इसे ही हम थोड़ा सा दोबारा पढ़ते हैं कि ये रोलेक्ट एक्ट था, ये भी अंग्रेजों के ही मनमानेपन का एक और उदाहरण था। जैसे 1870 में इन्होंने राजद्रोह एक्ट बनाया, वैसे ही अंग्रेजों ने 1919 में एक रोलेक्ट एक्ट पारित किया। अब ये क्या कानून था, इसमें भी वही था कि ब्रिटिश सरकार है वो बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। तो महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रोलेक्ट एक्ट के सख्त खिलाफ थे, और भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रोलेक्ट एक्ट है वो पूरे भारत में लागू कर दिया गया। और पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा, और इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन किया गया था। और जिस समय ये सभा चल रही थी, उसी समय जनरल डायर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ बाग में आया, और उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए ही लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। और इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए और असंख्य जख्मी हुए। और इन मरने और घायल होने वाले लोगों में बहुत सारी औरतें और बच्चे भी शामिल थे। और जो ये पेंटिंग देखी है आपने, इसमें जलियांवाला नरसंहार के समय जो गोलाबारी हुई थी उसका दृश्य आपको दिखाया गया है। तो भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे, और अपनी बात को मनवाने के लिए वो क्या करते थे, संघर्ष शुरू किया उन्होंने। और ये संघर्ष क्या कहलाया, समानता का संघर्ष। और उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे कि जिनका हम सीधा पालन करें या पालन करना हमारी मजबूरी हो, लेकिन वो कानून को एक अलग रूप में देखते थे। वो क्या कहते थे, कानून है वो न्याय के आधार पर होने चाहिए। तो 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी अब उभरने लगा। कानूनी पेशे में लगे हुए भारतीयों ने अब मांग की कि जो औपनिवेशिक अदालतें हैं उनके अंदर उन भारतीय वकीलों को, जजों को सम्मान की नज़र से देखा जाए, और ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ
अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए अब कानूनों का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि अब क्या है, भारतीय पढ़ लिख चुके थे, उन्हें कानूनों का, नियमों का ज्ञान हो गया था, तो वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अब बोलने लगे। तो भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में अब पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे थे। तो इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। देखो, इस किताब में मनमाना शब्द का इस्तेमाल पीछे भी आया है। अध्याय 1 के शब्द संकलन में आप इसका मतलब भी हम पढ़ चुके हैं कि मनमाना क्या होता है। हमने देखा था, आपको याद होगा कि इससे पहले भी हमने वीडियो में ये पढ़ा था कि एक विद्यालय में कुछ बालकों का समूह है और कुछ बालिकाओं का समूह थे। तो बालक क्रिकेट खेलना चाहते थे और बालिकाएं फुटबॉल खेलना चाहती थी। और जो बालक हैं यानी जो लड़के हैं वो क्या कर रहे थे, वो अपनी मनमानी कर रहे थे कि नहीं, आधी छुट्टी का समय है और क्रिकेट ही खेला जाएगा। तो वो अपनी मनमानी क्यों कर रहे थे, क्यों चल रही थी उनकी मनमानी, क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा थे, है ना। तो इसी आधार पर ये देखो कि 1870 के राजद्रोह कानून को मनमाना क्यों माना और 1870 का राजद्रोह कानून किस प्रकार कानून के शासन का उल्लंघन करता है। तो देखो कि हमने अभी पढ़ा कि 1870 का जो राजद्रोह कानून है क्या, कि अंग्रेज है वो बिना बताए लोगों को बिना मुकदमा चलाए सीधा ही गिरफ्तार कर लेते थे। तो अब ये मनमाना कैसे हुआ। देखो, कानून का मतलब क्या होता है, कानून सभी के लिए समान है, लेकिन अंग्रेज जो कानून बनाते थे या जिन्हें वो गिरफ्तार करते थे वो केवल भारतीय व्यक्तियों को ही, भारतीय नागरिकों को ही गिरफ्तार करते थे, इसीलिए इसे मनमाना कहा गया। इसके बाद आगे देखो कि संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई कानून बनाते और कई पुराने कानूनों में संशोधन भी करते। और कक्षा 6 की पुस्तक में आपने 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा। और इस नए कानून के मुताबिक बेटे, बेटियां और उनकी माँ तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता था, यानी कि भाई, बहन और माँ तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा। तो इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, रोजगार मुहैया कराने के लिए भी कई नए कानून बनाए गए। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून जरूरी है और वे कानून का प्रस्ताव है वो कहाँ पेश करते हैं, तो किस तरह पेश करते हैं। तो इसके बाद हम इसे, इन प्रश्नों को एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो कि नए कानून कैसे बनते हैं। कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये हमने पढ़ा ही है कि कानून कहाँ बनाए जाते हैं, तो संसद में बनते हैं। तो यह प्रक्रिया कई तरीके से आगे बढ़ती है। कैसे बढ़ती है कि सबसे पहले समाज के जो विभिन्न समूह हैं या नागरिक हैं या कई संगठन हैं, वो किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। वो मीडिया के द्वारा, टेलीविज़न, अखबार के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाते हैं। फिर वहाँ से यह आवाज़ संसद तक पहुँचती है और संसद में फिर उस मुद्दे पर कानून बनाए जाते हैं। तो यह संसद की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की क्या प्रक्रिया थी। देखो, जब कोई पति पत्नी के साथ मारपीट करता है या उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट या चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। कि ये नहीं कि हमने किसी ने वे महिला के साथ मारपीट किया तभी घरेलू हिंसा है, नहीं। अगर कोई उसे गाली गलौच भी करता है तब भी वो घरेलू हिंसा ही मानी जाएगी। और घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द को और अधिक भी व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। इसके बाद देखिए आगे कि यहाँ पर आपको एक कहानी के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ 2 महिलाएं हैं, वो आपस में बात कर रही है और अक्टूबर 2006 की बात है। अरे साजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है। महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं।
देखो ना कुसुम, इस कानून को बनाने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हम नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी। यानी ये कह रही है कि हमें नया कानून बनवाने के लिए पहले हमें ये बताना पड़ा कि उस कानून की ज़रूरत क्यों है। तो ये दोनों महिलाएं हैं, वो एक संगठन की सदस्य हैं और उन्हें इस सफ़र की एक एक कड़ी याद है कि कानून कैसे बनाया गया, शुरुआत में क्या हुआ। तो देखो, अप्रैल 1991 की बात है और एक दफ्तर में जैसे साधारण दिन था वैसे ही था। कुछ महिलाएं आपस में बात कर रही है कि मुझे सलाह चाहिए कि मेरा आदमी मुझे पीटता है और मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई। मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। तो दूसरी बहू कहती है कि मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं। मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती और वे चाहें तो मुझे घर से निकाल भी सकते हैं। फिर एक और कहती है कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये मारपीट बंद हो जाए। तो वो महिला क्या कहती है, मैं बस ये चाहती हूँ कि वो मुझे मेरे घर से ना निकाले। तब दूसरी महिला क्या कहती है कि बदकिस्मती से मौजूदा कानून है वो फौजदारी कानून है और उसमें से ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं हैं। तब उसके बाद देखो कि क्या हो रहा है। 1990 के दशक में विभिन्न मंचों से एक नए कानून की मांग उठती रही और इनमें से कई महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई। और हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं, वे अपने मकान में रहना चाहती हैं, कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की ही दरकार होती है और इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। तो ये देखो कि एक महिला संगठन की नेता है और वो इस तरह से ये बातें हैं वो उठा रही हैं। उसके बाद देखो कि वो क्या कह रही हैं कि 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और कई संगठनों ने मिलकर के घरेलू हिंसा विधेयक का एक मसौदा तैयार किया और इस विधेयक को बहुत सारे लोगों से पढ़वाया गया। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। यानी एक पुस्तकालय में कुछ महिलाएं बैठी हैं और वो ये बात कर रही हैं कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत और क्या क्या आ सकता है। तब वो बताती हैं कि सिर्फ मारपीट ही नहीं, उसके अलावा उनके साथ आर्थिक, मौखिक और यौन शोषण है, कोई भावनात्मक दुर्व्यवहार है, वो भी घरेलू हिंसा में ही माना जाना चाहिए। इस साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है। तो इस तरह से देखो, कानून बनाने से पहले कितनी तरह के विचार विमर्श किए जाते हैं। उसके बाद विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें की गई, अलग अलग संगठनों के साथ बैठकें की गई और ये संगठन के जो नेता हैं वो कहते हैं कि महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है, सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। और आखिरकार इस तरह से 2002 में ये विधेयक संसद में पेश किया गया। लेकिन फिर ये जैसे विधेयक पेश हुआ तो उसकी खबर कहाँ आई, उसका समाचार पत्र में उसके बारे में आया कि भाई ये कानून के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि इस विधेयक में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। तो वो कहती हैं हमें इसका विरोध करना चाहिए। तो चलो सम्मेलन बुलवाते हैं, कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका शुरू करते हैं ताकि इंटरनेट पर लोग अपनी राय दे सकें। फिर क्या है, कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण, वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है और हम घरेलू हिंसा की इस प्रस्तावित भाषा से सहमत नहीं है और इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। तो इस तरह से उनके साथ देखो, संसद की जो समिति है उनके साथ महिला संगठनों का विचार विमर्श चल रहा है। तो दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी और इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया और 2005 में एक नया विधेयक पेश किया गया और दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद राष्ट्रपति के पास उसे स्वीकृति के लिए भेजा और 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून है वो लागू किया गया। और इस तरह से देखो कि 2006 में ही फिर जब कानून लागू हुआ, फिर प्रेस वार्ता की गई, यानी कि उनको अखबार वालों को, मीडिया को बुलाया गया और उन्होंने ये पूछा कि ये नया कानून क्या है। तब उन्होंने ये बताया कि ये एक ऐसा पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है।
और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा भी पेश की गई है कि घरेलू हिंसा किसे मानते हैं। तो यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में जो हिंसा होती है उससे निजात दिलाएगा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मीडिया वाले उनसे ये पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि कानून इसलिए महत्वपूर्ण एक कदम है क्योंकि इसमें साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को ये मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर सकती है। तो उसके बाद ये बात दोनों फिर से बात करती हैं कि अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। यानी अब जब कानून ही बन गया तो उसके बाद फिर उनका और क्या शुरू हो रहा है, लंबा सफ़र। किस प्रकार का लंबा सफ़र शुरू हो रहा है? फिर वो ये कहती है कि हाँ, हमें अब इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उसे सचमुच में लागू किया जाए। हमें सब तरफ नज़र रखनी होगी। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका, इन सभी को कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। तो इस तरह से देखो कानून बना, है ना। उसके बाद देखो कि घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। तो देखो घरेलू हिंसा तो वही है कि अगर पति अपनी पत्नी को पीटता है, उनके साथ अत्याचार करता है, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, मौखिक है, यौन है, आर्थिक रूप में किसी भी प्रकार से अत्याचार करना ही घरेलू हिंसा होती है। तो हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त हुए, ये अभी हमने इस कहानी में पढ़ ही लिया था। क्या आप एक ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल कानून की ज़रूरत के बारे में लोगों को अवगत करवाने के लिए किया गया? देखो, एक तो इसमें जन सुनवाई की गई, एक इसमें कई महिला संगठनों ने संसदीय स्थायी समिति के साथ बैठकें की, उनके साथ विचार विमर्श किए, है ना। तो इस तरह से 2 प्रक्रियाएं अपनाई गई। इसके बाद था अगला प्रश्न है कि कथा पट को पढ़कर बताइए कि लोगों ने कौन से 2 तरीकों से संसद पर दबाव बनवाया। एक तो महिला संगठन और राष्ट्रीय महिला आयोग, उन्होंने संसदीय स्थायी समिति पर दबाव बनाया। दूसरा, उन्होंने इंटरनेट पर लोगों से सुझाव मांगे, संवाददाता सम्मेलन बुलाए। इस तरह से उन्होंने संसदीय समिति पर दबाव बनाया। अब देखो यहाँ जिन औरतों के साथ यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, एक पोस्टर दिया गया है और उसके बारे में लिखा हुआ है कि जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है और इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं अपना बचाव करने के लिए। इसलिए उन्हें पीड़ित कहने की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर होगा। और इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ होता है बचे रहना, यानी इन अत्याचारों से अपने आप को बचाना। इसीलिए महिलाओं को पीड़ित ना कहकर सर्वाइवर कहा गया। तो देखो यहाँ एक पोस्टर दिया है और इस पोस्टर में क्या हेडिंग डाली हुई है कि बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त। तो इस वाक्य में इस शब्द से आप क्या समझते हैं? देखो, इस पोस्टर में क्या है कि पुरुष और महिला इन दोनों को बराबर स्थान दिया गया है। इनके अंदर किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं दिखाया गया। एक तो ये, और दूसरा ये है कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए, चाहे वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, यौन, मौखिक, आर्थिक किसी भी तरह का अत्याचार है तो वो घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो देखा आपने, इस उदाहरण से हमें साफ स्पष्ट पता लग जाता है कि जो नागरिकों की भूमिका है कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत ही मायने रखती है और यह आवाज़ टेलीविज़न, अखबार, रेडियो, आम सभा इनके द्वारा सुनी जा सकती है, व्यक्त की जा सकती है और इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है कि जनता की संसद क्या कार्य करती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।